हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस based on NCERT based KIT's power notes. These are the amazing power notes designed specially for you. बड़ी मेहनत के साथ इनको डिजाइन किया गया है ताकि कंसेप्ट के ऊपर आप अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सको और उसको बार बार रिवाइज करोगे तब ये होल्ड बनता है। लेकिन बार बार रिवाइज तब हम कर पाते हैं जब इन्हीं पर्टिकुलर एनसीईआरटी को, ये जो अपनी एनसीईआरटी है उसको यार शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्पी फॉर्म में आपके लिए आपके सामने जब होता है तब चीजों को रिवाइज करना आसान हो जाता है, उसके ऊपर होल्ड करना आसान हो जाता है। केटीज पावर नोट्स के यही एम है कि भाई ये देखो 1.5 पेज का बस चैप्टर है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ओके, सो इसी नोट्स के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बेटा एक बात आप याद रखना, ये जो नोट्स आपको मिलेंगे इसको आप डाउनलोड करना, लेक्चर के बाद तुरंत आप इसको सुनिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग होल्ड में आप ला सकते हो। ओके, होता कई बार यह है कि एनसीईआरटी में कई सारा क्लटर है, कई सारी चीजें आपको समझाने की तरफ से दी गई है, उसी एनसीईआरटी का यूज करके एनसीईआरटी बेस्ड पावर नोट्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपका जो नीट का सपना है वो पूरा हो जाए, डॉक्टर बनने का सपना, ये एग्जाम आपकी क्रैक हो जाने चाहिए इसके लिए। ओके, तो ये नोट्स आपके बिल्कुल मतलब छप जाने चाहिए माइंड में, इसको इतनी बार रिवाइज करना है यार। ओके, सो चलो आप ध्यान से सुनते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरुआत हो रही है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी ने कहा है बात तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की कर रहे हैं, मतलब ह्यूमंस की कर रहे हैं, मतलब बात हम ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम की करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि भाई बाकी लोगों के बारे में भी थोड़ी जान लो, बाकी जो एनिमल्स है उसके बारे में भी थोड़ा जान लो। तो चलो इसी के बाद में हम बात करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनिमल किंगडम में जो स्पंजेस हमने पढ़ा, सिलेंट्रेटा हमने पढ़ा, फ्लैटवर्म्स जो हमने पढ़े, यार इनिशियली ये लोअर एनिमल्स थे, सही बात है। इनके पास जो एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का वो सिंपल इनके बॉडी में से हो रहा था। जैसे आपको पता ही है कि इस तरीके से भाई स्पंज था, है ना, स्पंज की बॉडी कुछ इस तरीके से थी, सही है। उसके ऊपर कई सारे पोर्स लगे हुए थे बॉडी के ऊपर, ये तो था अपना स्पंज पोरीफेरा के जिसकी हमने बात की। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, है ना, अप टू द आर्थ्रोपोडा आने तक मतलब एनिलिड्स से पहले, तो ये जो लोग हैं, ये जो एनिमल्स है, इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है, इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन है ही नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द डिफ्यूजन ऑकर्स थ्रू द सिंपल, मतलब द डिफ्यूजन ऑकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस। ओके, उसके बाद जो अपना एनिलिड आता है, एनिलिड में अर्थफॉर्म जो है आपको पता है, अर्थफॉर्म रेड कलर का रहता है, उसका जो स्किन है मॉइस्ट स्किन रहती है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, मतलब ऑक्सीजन लेगा, CO2 को एक्सचेंज कर देगा। उसके बाद जो आया था आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम इंसेक्ट, उनमें क्या होते हैं भाई, ट्रकियल ट्यूब्स होते हैं। इसमें ही कॉकरोच आता है, कॉकरोच में भी ट्रकियल ट्यूब्स होते हैं, ट्रकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ट्रकिया के थ्रू वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है, CO2 को बाहर भेज दिया जाता है। हर एक सेल को जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है ट्रकिया के थ्रू पहुंच रहा है बेटा, है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि कॉकरोच के बीच में कि भाई ब्लड में डाल दिया और वो ऑक्सीजन बॉडी मतलब अलग अलग टिश्यू को पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। उनमें ट्रकियल ट्यूब्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। हमने बेहतर विजुअल्स के साथ सभी चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। सो इंसेक्ट्स, ट्रकियल ट्यूब, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखना है कि कॉकरोच में बेसिन के पाइप में, मतलब ट्यूब में चला जाता है, मतलब कॉकरोच के बाद ट्रकियल ट्यूब्स होते हैं। चलो ये बात हो गई। फिर हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा में बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोड्स आपको जमीन पे दिखाई देते हैं, एयर में दिखाई देते हैं, पानी में भी दिखाई देते हैं। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं और मॉलस्का है, उनमें होते हैं गिल्स टू एक्सचेंज द गैसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिश के पास भी गिल्स होते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाइसिस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है भाई रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, इनके पास क्या था, इनके पास लंग, स्पेशल ऑर्गन इनके पास अच्छा खासा आ चुका था जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करने लगे। एम्फीबियंस, फ्रॉग आपको पता है कि भाई पानी के अंदर रहता है, जब वो पानी के अंदर रहेगा तो उसके वो गिल्स का यूज करेगा, वो तो एम्फीबियन है। जमी पे भी आता है, जब जमी पे आएगा तो वो मॉइस्ट स्किन और लंग्स के द्वारा अपना जो गैसियस का एक्सचेंज वो कर पाता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन MCQ बनते हैं, इसको हमने अच्छे से याद रखना है, सही बात है। ओके ना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके बारे में। यहाँ पे कुछ आर्थ्रोपोड्स के जैसे ग्रीन ग्लैंड्स के बारे में बात की गई कि ग्रीन ग्लैंड्स किसके पास होता है, उसके ऊपर आपने थोड़ा मतलब वो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो एनिमल किंगडम में मैंने ऐड कर दिया है बेटा पॉइंट्स। चलो
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो अपनी जो शुरुआत हो रही है ये यहाँ से हो रही है बेटा। हमें पता है कि जो गैस लिया जा रहा है वो आ रहा है सबसे पहले नेजल चैम्बर में, वो आ रहा है सबसे पहले नेजल चैम्बर में, है ना। ये देखो ये नेजल चैम्बर में आता है, नेजल चैम्बर में आता है। उसके बाद जो आप पीछा देख रहे हो ना, मतलब मुंह खोलोगे तो सबसे जो पोस्टीरियर वॉल है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। सो ये है नेजोफेरिंग्स, ये है ओरोफेरिंग्स। ये नाम नहीं याद रखे तो भी चलेगा, आपके सिलेबस में फेरिंग्स ही दिया है। ये रहा फेरिंग्स में आ जाती है फिर एयर। ओके, आपको ये भी यहाँ पे पता चल रहा है कि आप जो मुंह से खाते हो और जो सांस ले रहे हो दोनों फेरिंग्स में आ रहे हैं। फिर ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स में दो, ये जो फेरिंग्स है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को हम कह रहे हैं लैरिंग्स और एक पार्ट को हम कह रहे हैं ईसोफेगस। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये जो आप खाना खाते हो वो चला जाता है ईसोफेगस में। अब वो भाई साहब खाना जो खाया वो इस ट्यूब में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आया ना स्ट्रक्चर ये कैसे है। ये देखो लैरिंग्स है, लैरिंग्स ये डिवाइड हो रहा है बेटा इस पार्ट में, इस तरीके से। ओके, इस पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये रहा इसोफेगस और ये रहा यहाँ पे ट्रकिया के पास ये जाने वाला है। तो यहाँ पे बॉडी चाहती है कि जो भी आपने फूड लिया वो इसोफेगस में जाए, वो ट्रकिया में ना जाए। इसलिए ट्रकिया के पहले एक लैरिंग्स लगाया गया है जो कि कार्टिलेज से कंप्लीटली कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। उसी लैरिंग्स का एक पार्ट है इपिग्लॉटिस। जैसे आप खाना खाते हो तो अगर वो एयर पैसेज में जाने की कोशिश करता है तो इपिग्लॉटिस बंद हो जाता है और इस फूड को यहाँ पे ही रोक लेता है। इसलिए आपको खांसी रहती है खाना खाते खाते वक्त। जब आप बात करते हो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो फूड खा रहे हो उसने कोशिश की एयर पैसेज में जाने की, वो आपके इपिग्लॉटिस में रिफ्लेक्स दिखा दिया और उस फूड को वहीं पे रोक लिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे किस तरीके से फ्लो हो रहा है। नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रकिया, ट्रकिया के बाद में फिर लंग आता है। इज इट क्लियर? सही बात है। ओके चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। नेजल चैम्बर तो हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात। दो नेजल चैम्बर है आपके पास। फेरिंग्स, नेजल चैम्बर्स ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। बिल्कुल सही बात है। व्हिच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा फेरिंग्स डिवाइड हो जाता है लैरिंग्स में और इसोफेगस में। ओके, सो फेरिंग्स ओपन्स इनटू द लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली कार्टिलेजिनस। ओके, तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इज लैरिंग्स, कंप्लीटली कार्टिलेजिनस बॉक्स है व्हिच हेल्प्स इन अ साउंड प्रोडक्शन एंड इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। यहाँ पे वोकल कॉर्ड भी आपके रहते हैं तो हम इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। ड्यूरिंग swallowing the glottis can be covered. During swallowing, the glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap which is called as a epiglottis. So very very important point. Epiglottis क्या है? Cartilaginous structure है। Which kind of cartilaginous structure it is? It is a elastic cartilaginous structure. कार्टिलेज के अलग अलग टाइप होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पे बात हो रही है ई फॉर इपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज। एक बार एमसीक्यू पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, बहुत से बच्चों का गलत हो गया है ना। तो यही तो काम है पावर नोट्स का कि इन चीजों को आपके सामने रखा जाए कि भाई ये है एमसीक्यू। बुल्स आई टेक्निक इसे हम कहते हैं कि बिल्कुल टारगेट के ऊपर आप हिट कर रहे हो। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई फॉर इपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द फेरिंग्स। सही बात है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रकिया। ट्रकिया, लैरिंग्स कंटिन्यूज एज अ ट्रकिया। नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आया, लैरिंग्स नाउ कंटिन्यू एज अ ट्रकिया। और यहाँ पे ट्रकिया के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये देखो लैरिंग्स है, छोटा सा वोकल कॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है ये ट्रकिया, है ना। एक ट्रकिया जो ऐसे 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 आया, फिर ये डिवाइड हो गया। एक ट्रकिया चला गया इधर, एक ट्रकिया का पार्ट चला गया इधर। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो एयर कंडक्टिंग पाइप है, ये जो ट्रकिया है, ये ट्रकिया क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट में। ये ट्रकिया जो डिवाइड होता है, ये ट्रकिया जो डिवाइड होता है, इट डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ अ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास ये ट्रकिया डिवाइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिंपल अभी के अभी अपना हाथ लो और डाल दो, ऐसे ऐसे पकड़ लो। इसका मतलब है आपका जो ट्रकिया है ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास डिवाइड हो रहा है, राइट ट्रकिया और लेफ्ट ट्रकिया में। सही बात है। कोशिश चल रही है कि ये जो एयर आ रही है नोज में से, फिर आ रही है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, अब ट्रकिया में, इसको लेके जाना है लंग्स के पास। सो नाउ ईच
नाउ दिस राइट एंड ये जो ट्रकिया है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर ये डिवाइड हो गया इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। अब इसे हम क्या करें, ब्रोंकस इसे हम कह रहे हैं। ये रहा राइट ब्रोंकस, ये रहा लेफ्ट ब्रोंकस। सही बात है। नाउ ये जो ब्रोंकस है ये अब डिवाइड हो जाता है बेटा, ये डिवाइड हो जाता है कई सारे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ये ब्रांचेस दे रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ये जो ब्रोंकस आया सबसे पहले जो है इसे हम कह रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकस। इसके एक ब्रांच निकली उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रांच के एक ब्रांच निकली उसे हम कहेंगे टर्शियरी ब्रोंकस। फिर और इसके एक छोटी सी ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद यहाँ पे अल्वियोलाई लगे हुए होते हैं जहां पे हम एयर को लाते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट और यू कैन कॉल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लंग इज अ अल्वियोलाई। सही बात है। तो यहाँ पे देखो, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हो क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकोस एंड देन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नाउ टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अल्वियोलाई। सिंपल मतलब सिंगल लेयर से बनी हुई अल्वियोलाई, सिंगल सेल की यहाँ पे लेयर होती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि देखो कि भाई ये जो पाइप है, ये पाइप क्या है, ये पाइप मतलब देखो आप एक किसी पाइप में आप हवा डालोगे तो पाइप फूल जाएगा, फिर हवा निकालोगे तो पाइप कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो भाई ट्रकिया ऐसा नहीं है कि फुल रहा है कॉम्प्रेस हो रहा है, फुल रहा है कॉम्प्रेस हो रहा है, तो वो तो ब्रेक हो जाता, फिर आप तो सांस नहीं ले पाते। इसी को एड्रेस करते हुए आपके बॉडी में स्पेशल टाइप की कुछ चीज की है। देखो क्या किया है, ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इसके ऊपर कवरिंग दी है कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर, इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग है, इनकम्प्लीट है मतलब कम। ये देखो, ये अगर ट्रकिया है तो इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग कवर कर रही है, कंप्लीटली कवर नहीं किया, ऐसे नहीं कवर किया बल्कि ऐसे कवर किया इनकम्प्लीटली। इसलिए इनकम्प्लीटली कवर किया ताकि भाई अगर आप ज्यादा एयर लेते हो तो हल्का सा ये इन्फ्लेट हो पाए। सही बात है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब मेरी बात सुनो कि आपके पास ये अल्वियोलाई में अब एयर आ चुकी है, ये अल्वियोलाई में लेट से ये एयर आ चुकी है। अगर इसके ऊपर मैंने अगर कार्टिलेज लगा दिया तो भाई क्या यहां से गैस एक्सचेंज हो पाएगा? आप कहोगे नहीं, कार्टिलेज में से गैस कैसे पास करेगा? इसलिए टर्मिनल ब्रोंकाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड अल्वियोलाई के ऊपर कार्टिलेजिनस कवरिंग नहीं होती है। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि अल्वियोलाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंग्स। सो जैसे लीवर के ऊपर कवरिंग है जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, जैसे हार्ट के ऊपर कवरिंग है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, वैसे ही लंग्स के ऊपर कवरिंग है विच इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ प्लूरा, है ना। दो मेम्ब्रेन से बनी हुई कवरिंग है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। लंग के ऊपर दो प्लूरा होते हैं, इनर प्लूरा एंड आउटर प्लूरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होती है, प्लूरल फ्लूइड दोनों के बीच में होता है। ये इसलिए होता है ताकि भाई लंग्स के ऊपर हम एक तरीके से कुशन बना रहे हैं, लंग्स के ऊपर एक तरीके से हम कुशन बना रहे हैं, एक अच्छे से बैग में उसको हमने कवर कर लिया। ओके, नाउ द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, मतलब ये नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास तक कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्ट कर रहा है, इतना पार्टशिप एयर को लेके जा रहा है। वेयर एज द अल्वियोलाई और देयर ड्रक्ट, अल्वियोलाई एंड देयर ड्रक्ट, इट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरा क्या कहना है, देखो एयर भाई, एयर कहां पे एक्सचेंज होती है? अल्वियोलाई और अल्वियोलाई के डक्ट के पास, दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो रहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो रहते हैं मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के भी बाद वहां पे देखो ये इस तरीके से टर्मिनल ब्रोंक्यूल रहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास से हल्की से डक्ट निकलती है जिसे हम रेस्पिरेटरी डक्ट भी कहते हैं, वहां पे जाके बाद में अल्वियोलाई आता है। तो एक्चुअल गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है ये डक्ट और अल्वियोलाई के थ्रू ये हो रहा है। अल्वियोलाई के पास ये रहता है ब्लड वेसल, तो अल्वियोलाई में जो एयर आई ये ब्लड वेसल में डाल दी जाती है। तो यहाँ पे ये बात कह रही है एनसीईआरटी कि भाई अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे एयर को एक्सचेंज नहीं किया गया, ब्लड में नहीं डाला गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट कौन बना रहा है? अल्वियोलाई और उसकी डक्ट। सही बात है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि भाई एयर जाएगी कैसे लंग्स में। तो यहाँ पे बात हो रही है इंस्पिरेशन को हम कहते हैं कि भाई एयर जो आप अंदर लेते हो उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, जो आप एयर बाहर छोड़ते हो उसे हम एक्सपिरेशन कहते हैं। तो मुझे बताओ कि एयर अगर मुझे अंदर लेना है तो कैसे ले सकते हैं। हमें दो चीज करनी पड़ेगी, मतलब बेसिकली एक ही चीज करनी पड़ेगी। ये जो लंग है, ये जो लंग है अपना, ये जो लंग है, इस लंग का मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं तो प्रेशर कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर से तो ऑटोमेटिकली एयर अंदर आ जाएगी। तो मेरा काम है कि लंग का वॉल्यूम बढ़ाना। लंग का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा भाई, लंग्स तो थोरेसिक कैविटी के अंदर है। थोरेसिक कैविटी मतलब क्या है, ये आगे के साइड में रिब्स है जो पीछे के वर्टिब्रा के ऊपर जाके लग रहे हैं। तो ये जो बनी कैविटी बोन से बनी हुई उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसके अंदर लंग्स है। ओके, तो मैं थोरेसिक कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मैं किस तरीके से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा सकता हूं ताकि लंग में प्रेशर कम हो जाए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। फिर जो एयर है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मेरे लंग्स में आ जाएगी। ओके, तो अब किस तरीके से कैविटी बढ़ा सकते हैं देखो। तो यहाँ पे एक अच्छी सी डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ये रही आपकी बॉडी वॉल है ना, बीच में लंग है। ओके, और ये रहा यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जिसे मैं कहता हूं डायफ्राम। ओके, अब देखो मुझे ये जो कंप्लीट कैविटी जो दिख रही है इसकी मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है। तो कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं इस डायफ्राम को नीचे लेके आ जाऊंगा। इस डायफ्राम को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, है ना, इस डायफ्राम को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। देखो मैंने नीचे लेके आ गया। जैसे मैंने नीचे लेके आ गया तो क्या बढ़ गया, ये जैसे मैं नीचे लेके आ गया तो यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसे हम कह रहे हैं एंटीरियर एंड, इसे हम कह रहे हैं पोस्टीरियर एंड। ओके, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर जो है ये बढ़ गई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर जो है ये बढ़ गई। ये जैसे ही बढ़ गई तो भाई वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर कम हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायफ्राम नीचे चला जाता है। इट इज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। हम ये कह रहे हैं कि भाई जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है। इट इंक्रीज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ अ थोरेसिक चेंबर। ओके, इसके वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब प्रेशर कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो एयर मूव्स इनवर्ड लंग्स में। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। इसको ये एडिशनल सपोर्ट करने के लिए और एक मैकेनिज्म है। आप बोलोगे कौन सा, तो ये जो इंटरकॉस्टल, ये जो यहाँ पे रिब्स है ना, ये जो रिब्स है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये जो रिब्स है, ये देखो ये रिब्स है, ये रिब्स है, ये रिब्स है। इस रिब्स के ऊपर भी कुछ मसल्स लगी हुई रहती है। जो आउटर साइड में है मसल्स है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर भाई रिब्स लगी हुई है। मैंने वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम मैंने कैसे बढ़ाया, डायफ्राम को नीचे करके। नाउ अब देखो इसके ऊपर रिब लगी हुई है, मैं इन रिब और स्टर्नम को ऊपर खींच लेता हूं तो भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। अब डॉर्सी वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ेगा। ये वेंट्रल साइड है, पीछे वाला डॉर्सल साइड है, तो अब डॉर्सी वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाता है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एक तो पहले वॉल्यूम मैंने ऐसे बढ़ाया, ये देखो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करके। नाउ अब मैं वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहा हूं, देखो इस तरीके से करके, डॉर्सी वेंट्रल डायमीटर इंक्रीज करके। ओके, तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, एयर मूव्स इनवर्ड। तो ये होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सही बात है, समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई जल्दी से जल्दी आपका मतलब कुछ इस तरीके से चीजें आपके माइंड में चली जाए। शांति से सुनोगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे तो सब कुछ याद रहेगा। ओके, नाउ तो इस तरीके से एयर अंदर चली जाती है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे एक्सपिरेशन कैसे होता है, मतलब एयर को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से देखो, जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ गया तो भाई एयर जो है इस तरीके से, लंग जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एयर बाहर चली जाएगी। जो हमने इंस्पिरेशन में देखा उसके अगेंस्ट हो रहा है ना। जैसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो थोरेसिक कैविटी की डॉर्सी वेंट्रल डायमीटर कम हो जाएगी। पूछा जाता है आपको, डॉर्सी वेंट्रल डायमीटर इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में, आपको पूछा जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज और डिक्रीज है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये आपको पूछा जाता है बेटा। ओके, तो जो हमने इंस्पिरेशन में देखा उसका एग्जैक्टली अपोजिट एक्सपिरेशन में हो रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे रिलैक्स हो जाएंगे तो ये देखो रिब्स भाई पीछे चलेगी, स्टर्नम पीछे चला गया। ये आप करके देखो।
ओके आप करके देखो, जैसे इंस्पिरेशन करते हो आप तो रिब्स और स्टर्नम बाहर आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके वजह से वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एयर बाहर चली जाती है, मतलब एक्सपीरेशन हो जाता है। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलो देखते हैं। हाँ, नाउ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ लंग एंड और पल्मोनरी फंक्शन है, इसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। अगर आप ये मेजर करना चाहते हो कि कितनी एयर अंदर ली जा रही है, तो एक डिवाइस आता है, सिंपल पाइप के जैसा रहता है, उसके अंदर हमें जोर से हवा मारनी है, इस तरीके से। जैसे आप ये करोगे तो उसके ऊपर एक हल्का सा एक इंडिकेटर रहता है, वो आगे चला जाएगा, कितना आगे गया मतलब आपको पता चल जाएगा कि कितनी एयर अंदर थी। सही बात, सिंपल, उसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिंपल सी बात, मैं समझाऊंगा, साथ में ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो हो क्या रहा है यहाँ पे। सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम ऑफ अ लंग मतलब नॉर्मली आप कितनी एयर अंदर ले रहे हो, कितनी बाहर ले रहे हो, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो मैंने कहा ये है 500 ml। कैसे याद रखना है? सिंपल, हाथ अपना अपने चेस्ट के ऊपर रखो और आराम आराम से सांस लो। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, कितना? 500 ml। ओके, नाउ अनदर इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या? पहले सांस आपने अंदर ली और अब आप और एडिशनल एयर अंदर ले रहे हो, ये जो आपने किया इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्स करके जितनी मैक्सिमम एयर आपने अंदर ली इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम, दैट इज इन एडिशन टू दैट 500 ml, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज 3000 ml। नाउ व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? अब आपने सांस अंदर ली, अब आपने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी, लेकिन नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप बाहर छोड़ सकते हो। ये जो आपने किया उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? 1100 ml, 1100 ml। सही बात है, इसकी रेंज दी है एनसीईआरटी ने, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसकी रेंज मत याद करो, एक पर्टिकुलर नंबर याद करो ताकि आपका माइंड उसको रजिस्टर कर सको। जब मैं इसको कहता हूं 300 तो 3200, तो मेरा माइंड उसको रजिस्टर करने में प्रॉब्लम देता है, तो एक एग्जैक्टली वॉल्यूम दे दिया करो। जब आपका एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में ये नहीं पूछा रहेगा कि भाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml है कि 3100 ml है कि 3200 ml है, ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। ऑप्शन रहेगा 3000 ml, 1000 ml, 500 ml, 6000 ml, इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, तो आप एकदम से पता चल जाएगा भाई 3000 ml के आसपास जो है वो तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। नाउ व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? अब देखो, जब आप नॉर्मल सांस लेते हो, छोड़ते हो और उसके बाद में आपने एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर भी बाहर छोड़ दी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर दिया, तो ऐसे ये नहीं होता है कि भाई आपका लंग जो है एम्प्टी हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। जितनी एयर अंदर रहती है उसे हम क्या कहते हैं? ये आपके कंडक्टिंग पार्ट में एयर उतनी बची हुए रहते, कंप्लीटली वो एम्प्टी नहीं होता, नहीं तो अलवेला कोलैप्स हो जाते थे। इसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ आगे बढ़ने से पहले इसके ये जो वॉल्यूम है किस तरीके से याद करने हैं, इसके मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। टाइडल वॉल्यूम किस तरीके से याद रखना है, मैंने कहा कि 500 ml। नाउ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किस तरीके से याद रखना है, आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। किसी ने मुझे पूछा क्या सर हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये एक्सरसाइज करोगे? नहीं बेटा, तुम बेवकूफ नहीं हो। उस जब एग्जाम में रहोगे तो यही एक्सरसाइज आप आंख बंद करके करोगे और क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करने की कोशिश करोगे। ओके, तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? 500 ml टाइडल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम? इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम जितनी एयर मैं अंदर इंस्पायर कर सकता हूं। तो जब मैं ये कर रहा हूं मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ले रहा हूं, तो देखो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने 3 फिंगर्स रखे हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 3000 ml, 3000 ml। ओके, नाउ जब मैं एक्सपायर करता हूं एयर, उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज बीइंग एक्सपायर्ड इन एडिशन टू द टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो जब भी मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन करूंगा तो जोर से सांस लेनी है, साथ में इस तरीके से एक्शन करनी है। ओके, अभी तो मैंने मुंह से छोड़ी, लेकिन नाक से छोड़ना है। ओके, तो वो कहता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml, ये जो मैंने किया ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 1100 ml। तो इस तरीके से एक्शन करोगे तो याद रहेगा। हवा में याद रखोगे? नहीं याद रखोगे। क्या सर हमें एग्जाम में ऐसे ऐसे करना है? खुद का दिमाग लगाओ कि करोगे क्या। मतलब इतने बेवकूफ सवाल पूछते हैं बच्चे कुछ कुछ,
तो मतलब ये डाउट आता है माइंड में कि ये यहां तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा भाई। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या? तो सिंपल, इसके मैं इस फॉर्मूले की डायरेक्ट ट्रिक आपको बता देता हूं, वो ट्रिक करोगे कभी गलत नहीं होगा। एमबीबीएस में भी इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, तो ध्यान से देखो मेरा क्या बोलना है। मेरा बोलना है कि ये सब फॉर्मूला आपको याद रखने, कैसे याद रखोगे देखो। तो मैं सबसे पहले कहूंगा विराट, मैं सबसे पहले कहूंगा कि विराट, यहां पे मैं लिख लेता हूं, मैं सबसे पहले कहूंगा विराट वेयर्स अ टाई। विराट कोहली जो है ना, विराट वेयर्स अ टाई। ओके, सही बात है। और मैं कहूंगा विराट इज फैबुलस, मैं कहूंगा विराट इज फैबुलस। इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों का आप मिला दोगे आपको वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी किधर रखी है भाई, ये देखो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, जब आप एक टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को मिला देते हो तो आपको वाइटल कैपेसिटी मिल जाती है। वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3000 ml, एक्सपायर रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1100 ml। अभी ट्रिक बताई थी, वो नंबर कैसे याद रखना, तीनों का याद कर दो बन जाएगी वाइटल कैपेसिटी। ओके, नाउ व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? ये देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कैसे याद रखोगे? विराट वेयर्स अ टाई, विराट इज फैबुलस, विराट इज फैबुलस। आई आपको बता रहा है, आई मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये जो पहले दो है इसको इसमें आप यहां पे रख दो, तो पहले दो को ऐड कर दो, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई है। तो आपने यहां पे देख लिया व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फैब, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसे कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सो जब जब कैपेसिटी वर्ड आ रहा है मतलब एटलीस्ट आप दो को तो ऐड कर रहे हो, उसी हम कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कुछ तो याद करोगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के लिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम आप ऐड कर दोगे, आपको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अभी तो 1 मिनट के अंदर मैंने बताने की कोशिश की है, जिसके थ्रू आप सभी कैपेसिटीज को आराम से याद रख सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। और टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या? जितनी कैपेसिटी आपके पास है सबको ऐड कर दो तो बन जाएगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दे आर एक्सचेंज एट द ब्लड एंड टिश्यू लेवल अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे ये बात हो रही है कि भाई अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसका मतलब क्या? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हमेशा गैस ट्रैवल करेंगे अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट, इनका जो है ये एक्सचेंज होगा। तो देखो किस तरीके से एक्सचेंज होता है। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे देखो, यस, सो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका जो प्रेशर है वो है 159 यूनिट्स। ओके, और अल्वियोलाई में जो प्रेशर है वो है 104 यूनिट। इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अल्वियोलाई, बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ अब ये जो अल्वियोलाई में एयर आ चुकी है, ये ब्लड में कैसे क्या चली जाएगी भाई एयर? तो ब्लड में, दैट इज डीऑक्सीडेटेड ब्लड में जो एयर का जो प्रेशर है वो कितना है? इट इज 40 यूनिट्स। तो एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर 40 यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है। ओके, और अब जब वहां पे एयर गई तो वहां का प्रेशर बढ़ गया, कितना हो गया? 95 यूनिट हो गया। ओके, नाउ अब ये जो ब्लड है दैट इज ऑक्सीडेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना है? 95 यूनिट्स। नाउ ये ऑक्सीडेटेड ब्लड अब टिश्यू के पास जा रहा है। अब टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में से टिश्यू में कैसे क्या चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि टिश्यू के पास है ऑक्सीजन का प्रेशर 40 मतलब कम है एज कंपेयर टू 95। नाउ ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। इस तरीके से अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है 159, 104, 40, 95 एंड फाइनली 40, बिल्कुल सही। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलता है, क्रेब साइकिल में बन रहा है, मतलब टिश्यू में बन रहा है, तो वो कैसे पहुंचेगा लंग्स तक? तो देखो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसका कितना है?
उसका जो प्रेशर है वो कितना है 45 यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है। ओके नाउ अब ये आ जाता है ब्लड में, देखो ये ब्लड में आ गया CO2 45 यूनिट्स। नाउ ये भाई अल्वियोलाई में कैसे पहुंचेगा? ब्लड से, डीऑक्सीडेटेड ब्लड से, क्योंकि अल्वियोलाई में CO2 का प्रेशर कम है। नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। ओके नाउ अल्वियोलाई में तो आ गया, अब ये नॉस्ट्रिल तक कैसे पहुंचेगा? एटमॉस्फेरिक एयर तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ही प्रेशर कम है CO2 का 0.3 यूनिट, तो ये चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला जाता है एंड अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट CO2 टिश्यू से बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। ओके तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल दिया है इंपॉर्टेंट है। नाउ एनसीईआरटी आपको क्या बता रही है? एनसीईआरटी आपको ये बता रहे हैं और बता रहा है यहाँ पे कि जब आप एयर लेते हो, जब एयर का एक्सचेंज हो रहा है तो CO2 जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी सोल्युबिलिटी इट इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच हायर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो ये अल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या है देखो, अल्वियोलर मेम्ब्रेन होती क्या क्या है देखो यहाँ पे। ओके सो एयर जो है नेजल चैम्बर से फेरिंक्स के बाद, लैरिंक्स के बाद ट्रकिया में आई, ट्रकिया से प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल में गई, फाइनली यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद अल्वियोलाई में वो आ पहुंची है एयर। ओके नाउ यहाँ पे एयर आ पहुंची है अल्वियोलाई में। अब यहाँ पे एयर जो है ये ब्लड वेसल में कैसे चली जाएगी? अल्वियोलाई के पास आजू बाजू में ढेर सारे ब्लड वेसल लगे हुए होते हैं, हमें तो इस एयर में से ऑक्सीजन को ब्लड वेसल में डाल देना है ताकि ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई कर सके। बिल्कुल सही बात। तो ये जो यहाँ पे अल्वियोलाई की जो मतलब एयर जो अल्वियोलाई से लेके ब्लड वेसल में आ रहा है, तो वो एक बैरियर को क्रॉस करके आ रहा है। कौन सा बैरियर देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, इस डिफ्यूजन हो रहा है अल्वियोलर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है? यहाँ पे देखो अल्वियोलाई की वॉल मुझे दिखाई दे रही है जो कि सिंगल सेल के लेयर से बनी हुई है, विच इज द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई। स्क्वैमस एपिथेलियम है अल्वियोलाई का। ओके उसके बाद है यहाँ पे ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की अपनी एक वॉल है, कौन सी वॉल है? इट इज द एंडोथेलियम ऑफ द अल्वियोलर कैपिलरी वेसल्स। तो एंडोथेलियम की यहाँ पे क्लियर है। सो अल्वियोलाई की एक वॉल होगी, एक ब्लड वेसल की वॉल होगी, दैट इज कैपिलरी की वॉल होगी। इसे हम कह रहे हैं एंडोथेलियम, इसे हम कह रहे हैं अल्वियोलर एपिथेलियम। इन दोनों के बीच में ये जो थिन लेयर से बनी हुई है, कैपिलरी वॉल मान लो या अल्वियोलर वॉल मान लो, दोनों बहुत थिन है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बीच में कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दैट इज अ बेसमेंट सब्सटेंस इज प्रेजेंट बिटवीन दिस अल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल। तो हम कहते हैं कि जो फिल्ट्रेशन बैरियर है, इट इज मेड अप ऑफ अल्वियोलर स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस एंड द कैपिलरी एंडोथेलियम। ओके तो इन तीनों को क्रॉस करते हुए ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, फाइनली ब्लड में आएगा। CO2 भी अंदर से बाहर जाते हुए इसको तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये कहा है कि CO2 जो है ये आराम से बाहर चला जाता है, क्योंकि CO2 की भाई ये मतलब इसका जो 20 to 25 टाइम्स हायर है इसकी जो सोल्युबिलिटी है। ओके तो ये आराम से इन बैरियर्स को क्रॉस कर पाता है, ये बात हो गई। ओके बिल्कुल सही बात है। चलो Now let's talk about the transport of gases. Now let's talk about the transport of gases. अब ऑक्सीजन फाइनली ब्लड में तो आ पहुंचा है। इस ब्लड में जो ऑक्सीजन आया, मुझे उस ऑक्सीजन को कंप्लीट बॉडी में अलग अलग टिश्यू को डिलीवर करना है। मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे देखो ये जो आपका ब्लड है, उस ब्लड में है आरबीसी। जैसे ही आरबीसी आता है तो आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये अब आरबीसी के अंदर है। ओके तो ये आरबीसी अब जहां जाएंगे वहां पे ये ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया जाएगा। सो 90% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। बिल्कुल सही बात है। नाउ बचा हुआ 3% क्या है? बचा हुआ 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। सही बात है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? टिश्यू से लेकर लंग्स तक CO2 कैसे आएगा? सो 70% ऑफ CO2 ये इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे होगा वो हम देखेंगे।
25% जो है ये आरबीसी को बाइंड कर जाता है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को भी बाइंड कराता है, CO2 को भी बाइंड कराता है, दोनों की बाइंडिंग साइड अलग अलग है हीमोग्लोबिन के ऊपर। सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग अलग टिश्यू के पास डिलीवर कर देता है, और फिर जब रिटर्न आ रहा है तो CO2 को लेके आ रहा है लंग्स के पास। ओके, सो 25% ऑफ CO2 इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, वो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वो सब हम देखेंगे आने वाले सेशन में। ओके, नाउ बचा हुआ 7% ऑफ CO2 जो है, बचा हुआ 7% ऑफ CO2 इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ डिसॉल्व फॉर्म, इन द डिसॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा, उसको ट्रांसफर किया जाता है। देखो डिटेल में देखते हैं कैसे ये चीजें हो रही है। सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसफर देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि ये तीनों चीजें कैसे हो रही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन किस तरीके से ट्रांसफर करता है, देखो यहाँ पे देखो, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, इट इज प्रेजेंट इन अ रेड ब्लड सेल। बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ यहाँ पे आपकी बात हो रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल फॉर्म। रिवर्सिबल फॉर्म में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, इसलिए तो जब टिश्यू के पास जाएगा तो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड कर जाता है तो हम कहते हैं कि भाई अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो गया है। बिल्कुल सही बात। नाउ Each hemoglobin molecule carries a maximum of 4 molecules of oxygen। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन बना है हीम और ग्लोबिन से। ऐसे ग्लोबिन की 4 चेन होती है, ऐसे ग्लोबिन की 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। बिल्कुल सही बात है। और हर एक जो चेन है यहाँ पे लगा हुआ होता है एक हीम मॉलिक्यूल, एक हीम यहाँ पे लगा हुआ होता है। ये जो हर एक हीम एक एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, ये ऑक्सीजन बाइंड होगा, ये ऑक्सीजन बाइंड होगा, ये ऑक्सीजन बाइंड होगा, और मैं कह रहा हूँ कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसका ट्रांसपोर्ट कराता है। नाउ द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये बात हो रही है कि ऑक्सीजन किस तरीके से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है। मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर जब ऑक्सीजन प्रेशर के साथ भेजोगे तभी वो उसको बाइंड करेगा। ओके, प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, जैसे हायर अल्टीट्यूड के पास होता है। ओके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है क्योंकि जब आप माउंटेन पे जाते हो तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है। नाउ अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये देखते हैं ये क्या है। दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो यहाँ पे देखो होता क्या क्या है, यहाँ पे देखो होता क्या क्या है। तो यहाँ पे जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा उसका क्या मीनिंग है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पे हम यहाँ पे लेते हैं सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे लेते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको ये बता रही है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन जो है सैचुरेट होते हुए जाता है, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ क्योंकि हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे सिंपल सी ये बात समझो, यहाँ पे ये बात हो रही है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हुए जाते हो तो ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट होते हुए जाता है। अगर मैं इसको और डिटेल में समझाऊं तो ये बात समझना आप, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रेशर के पास ये देखो, मान लो इसको हम 25% देख रहे हैं, मतलब यहां पे क्या हुआ, इतना प्रेशर लगाया तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हुआ। ओके, उसके बाद जब आपने क्या किया, जब आपने इतना प्रेशर लगाया तो यहाँ पे सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ। फिर आपने क्या किया और प्रेशर लगाया तो यहाँ पे 75% मतलब तीसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड कर गया। फिर आपने और प्रेशर लगाया तो भाई साहब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इतना प्रेशर आपने और बढ़ा दिया तब जाके फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो पाया। मतलब जितना प्रेशर आप बढ़ाते हो जाते हो उतने उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हुए जाते हैं। नाउ यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है भाई, ये जो हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लोबिन है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन है। अगर आपके बॉडी में एसिड का कंटेंट अगर बढ़ गया, मतलब एसिडिटी बढ़ गई, पेट वाली एसिडिटी नहीं, ब्लड की एसिडिटी, ब्लड का अगर एसिडिक पीएच अगर बढ़ गया तो ग्लोबिन का डीनेचुरेशन होने लगता है। ग्लोबिन का जब डीनेचुरेशन होने लगता है तो
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ही तो ग्लोबिन है ना, तो ये ग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। सही बात है, ये ग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब क्या कि भाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अब डिसोसिएट हो गया है। तो मैं कहता हूं जैसे पीएच बढ़ता है, जैसे पीएच बढ़ता है या CO2 बढ़ता है, या जब आप एक्सरसाइज करते हो या टेम्परेचर जब बढ़ता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया ग्लोबिन का डीनेचरेशन हो गया, क्योंकि ग्लोबिन तो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन का डीनेचरेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबिन का डीनेचर हो गया। CO2 बढ़ गया, CO2 जैसे ही बढ़ जाता है तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है, मतलब एसिडिटी बढ़ गई, मतलब ग्लोबिन डीनेचरेशन हो गया, ग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। तो जब जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इन सभी फैक्टर्स की वजह से, तो ऐसे रिलीजिंग स्टेट में जहां पे ग्लोबिन फेवर नहीं कर रहा है ऑक्सीजन को बाइंड करना, यहां पे अगर आप ऑक्सीजन को बाइंड कराना चाहते हो तो आपको प्रेशर अब नॉर्मल से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इस साइड में आपको और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और ऐसे हालात में आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन नाउ शिफ्टेड टू द राइट साइड। तो यहां पे एक सिंपल सी ट्रिक हम कहते हैं कि कैडेट्स आर ऑलवेज राइट, मतलब कैडेट्स CADET, कैडेट्स आर ऑलवेज राइट, मतलब जब जब ये फैक्टर इंक्रीज होंगे तब तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को राइट साइड में शिफ्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। 100 ml अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू को डिलीवर करेगा, 5 ml ऑक्सीजन और 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू द टिश्यू। नाउ अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी हमने देखा कि भाई अराउंड 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन मतलब आपने हीमोग्लोबिन ले लिया, इसको अगर ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो आप कहोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको अगर CO2 बाइंड हो गया तो आप कहोगे कि ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन चुका है। तो अराउंड 25% ऑफ CO2 it is transported in the blood in the form of carb amino hemoglobin। तो जनरली आरबीसी जो है ज्यादा भाव देता नहीं CO2 को। तो ये जो CO2 है ये कैसे ट्रांसफर होता है, तो देखो ये रहा आरबीसी, ओके ये रहा आरबीसी और ये रहा यहाँ पे टिश्यू। इस टिश्यू में हुई है क्रेब साइकिल, इस टिश्यू में क्रेब साइकिल हुई, CO2 रिलीज हुआ, CO2 अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट आरबीसी के अंदर आ पहुंचा है, CO2 सोल्यूबल भी है। तो यहाँ पे CO2 आ गया, जैसे यहाँ पे CO2 आ पहुंचा है तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे रहता है वाटर, यहाँ पे रहता है वाटर, और इन दोनों को मिलाने का काम, स्वाहा बोलने का काम ये करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। जब यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज दोनों को मिला देता है तब यहाँ पे बन जाता है H2CO3, फिर H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है HCO3 में, HCO3 में और H प्लस में। ओके ये जो HCO3 है दैट इज बाइकार्बोनेट जो है ये आरबीसी के बाहर आ जाता है। मतलब आपने सिंपल क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड को आपने भाई अब डिसॉल्व एक ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक तरीके से मानो उसको आपने पैकिंग कर दी उसकी। अब उस पैकिंग को हम कह रहे हैं बाइकार्बोनेट आयंस। So around 70% of CO2, that is major chunk of CO2, it is transported as bicarbonate ion. Okay, ये आरबीसी के बाहर है। जैसे ही ये बाइकार्बोनेट आयन अल्वियोला के पास पहुंचता है तो यहाँ पे फिर से बाइकार्बोनेट आयन ये आरबीसी के अंदर जाता है और यहाँ पे CO2 को रिलीज करा देता है अल्वियोला के पास, और वहां पे ब्लड कैपिलरी में से CO2 अब अल्वियोला में चला जाता है और फिर बाहर एयर में चला जाता है। सही बात है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, very important point, 70% of CO2 is transported by carbonate ion and 25% transported by carb amino hemoglobin. CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue is transported to the alveoli and get released as a CO2, very very important point. Now every 100 ml of oxygen, every 100 ml of blood transports or delivers around 5 ml of oxygen to the tissue. And now let's talk about another sentence कि every 100 ml of blood, deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. Okay, मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे 100 ml of blood अगर लिया, 100 ml of blood अगर आप लेते हो, 100 ml of blood अगर लेते हो तो इसमें 5 ml ऑक्सीजन है और इसमें 4 ml CO2 है। सिंपल ऐसे याद रखो तो ये याद रहेगा। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करो चीजों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है। तो देखो अपने पास है मेडुला, मेडुला हार्ट को भी कंट्रोल करता है, आपके लंग को भी कंट्रोल करता है। ओके फाइनिंग,
तो ये जो मेडुला में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ दिस रेस्पिरेशन। ओके, मतलब इंस्पिरेशन करना है, एक्सपिरेशन करना है, ये जो रिदम है, ओके, ये जो रिदम है बेटा, आप आराम से सांस लेते हो, बाहर छोटे, रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रिदम को, ये जो रिदम वर्ड मत भूलना, ये रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस रिदम को मेंटेन करने का काम मेडुला करता है। ये जो मेडुला है उसके पास एक असिस्टेंट भी है जिसे हम पॉन्स कहते हैं। ये पॉन्स क्या करता है भाई, इंस्पिरेशन जो आप सांस अंदर ले रहे हो ना, जो आप सांस अंदर ले रहे हो उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देता है। मतलब सांस ऐसे लोग, मतलब हल्का सा इंस्पायर किया, ज्यादा एक्सपायर किया, हल्का सा इंस्पायर किया, ज्यादा एक्सपायर किया। जब आपने इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर दिया, मतलब आपने क्या किया, ये जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है उसका काउंट आपने बढ़ा दिया। ओके, मतलब इसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा। तो ये इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर देता है। अगर उसको लगा कि भाई ऐसे करना है, CO2 को बाहर निकालना है, तो पॉन्स आ जाता है मदद करने के लिए। पॉन्स के पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो कि मेडुला को बोलता है कि भाई जरा इंस्पिरेशन का रेट कम कर देना, ड्यूरेशन कम कर देना, एक्सपिरेशन का बढ़ा देना, ताकि CO2 को बाहर निकाला जा सके। आप इतना मत याद रखो, आप इतना याद रखो कि मेडुला इज रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक, P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, नाउ इन दोनों के अलावा ब्रेन में होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में। ओके, वो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो एसिडिटी को सेंसिटिव है, एसिडिक पीएच को सेंसिटिव है, एसिडिक पीएच को सेंसिटिव है। मतलब जब जब ब्लड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट हो जाता है और वो क्या करता है, फिर रेस्पिरेट, ये मेडुला के पास फिर से मैसेज भेज देगा कि भाई कुछ करो, यहाँ पे एसिडिक पीएच बढ़ रहा है। एसिडिक पीएच कब बढ़ेगा, जब H+ कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, या तो फिर जब CO2 अगर ब्लड में बढ़ गया तो CO2 में क्या, ब्लड में क्या है, वाटर भी है। ओके, CO2 + H2O, फिर यहाँ पे H+ रिलीज हो जाता है, अभी हमने देखा। तो जब जब CO2 बॉडी में बनता है तब तक H+ भी बॉडी में बढ़ता है। देखो यहाँ पे हमने देखा, जब जब CO2 बॉडी में बढ़ता है तब तक बॉडी में यहाँ पे H+ भी बढ़ता है। मतलब जब जब CO2 बॉडी में बढ़ता है तब तक बॉडी का एसिडिक पीएच बनता है। तब तक जब जब ये होगा तब तब एसिडिक पीएच बढ़ेगा बॉडी का। जब जब एसिडिक पीएच बढ़ेगा तब तब कीमोसेंसिटिव एरिया, भाई यहाँ पे मेडुला को बताते हुए रहेगा कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। अब आपका समझ थोड़ा डेप्थ में था, तो कैसे बताता है, बाय फॉर्मिंग H+ आयन फॉर्म होता है जब CO2 बनता है। तो इतना याद रखो कि कीमोसेंसिटिव एरिया इट इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में अगर ऑक्सीजन मार्क करके आगे तो आपने मतलब मेरी बेइज्जती कर दी, ये हो गया मतलब उसका। मैंने अभी बताया कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव टू एसिडिक पीएच, मतलब H+ आयन। और H+ आयन कौन बनाता है, एक तो खुद H+ आयन है जो अलग अलग रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, या तो फिर CO2 भी तो H+ आयन बना रहा है। ओके, तो CO2 और H+ आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कीमोसेंसिटिव एरिया। इसको सेंसिटिव है, इट इज नॉट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन मान लो आप ले ही नहीं रहे हो तो ब्रेन को पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन है नहीं बॉडी में, ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन नहीं है, अब मरने वाले, इसको पता नहीं चलेगा ब्रेन को। तो भाई ब्रेन को कौन बताएगा, ब्रेन को बताने के लिए अपने पास और एक सिस्टम है, अपने पास इधर एओर्टा है, मतलब एओर्टिक आर्च है इधर। सो एओर्टिक आर्च और ये जो आप यहाँ पे हाथ लगाते हो आपको ठक ठक लगता है, वो कैरोटिड आर्टरी है। सो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, इनके पास रहते हैं कुछ रिसेप्टर जिनको हम कह रहे हैं पेरिफेरल रिसेप्टर। पेरिफेरल मतलब ब्रेन के बाहर है, इसलिए पेरिफेरल रिसेप्टर। नाउ दिस रिसेप्टर रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये डिटेक्ट करता है, दिया नहीं एनसेटिन है लेकिन ये डिटेक्ट करता है। So very important point. It detects the changes in the CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action. तो मैंने देखा कि ब्रेन में 3 टाइप की चीजें, मेडुला है जो रिदम को मेंटेन करता है, पॉन्स है जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम कर रहा है, एक कीमोसेंसिटिव एरिया है, और ब्रेन के बाहर एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है जो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के पास लोकेटेड है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। डिटेक्ट ही नहीं कर पाता वो। ओके, उसको तो ये बताएगा एओर्टिक आर्च। ओके, ये एओर्टिक आर्च बताएगा रिदम सेंटर को कि क्या चल रहा है भाई। सही बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके ऊपर MCQ बनेगा बेटा। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा, अस्थमा क्या है, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग
कॉजिंग द व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल। कभी कभी कुछ कुछ लोगों को सीजन की एलर्जी रहती है, ठंड बढ़ गई या तो फिर कुछ डस्ट की एलर्जी रहती है, उनमें क्या होता है उनके ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। अगर इन्फ्लेम हो गए मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी बैरियर था उसमें भाई फ्लूइड बढ़ गया, तो आप सांस नहीं ले पाओगे। आप सांस कैसे लोगे? सॉरी, डरा दिया होगा मैंने, ये जो आवाज निकाला मैंने उसे व्हीजिंग कहते हैं, सॉरी। ओके, उसे हम व्हीजिंग कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड द व्हीजिंग। सो अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। सही बात है। ओके, अब ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियो, तो व्हीजिंग दिखाई दिया मतलब अस्थमा के बहुत ज्यादा चांसेस है उस पर्टिकुलर पर्सन को। नाउ व्हाट इज एम्फाइसेमा? इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक मतलब टाइम लगता है उसको होने के लिए, बहुत ज्यादा सिगरेट पीनी पड़ेगी तब जाके होगा। इन विच अल्व्यूलर वॉल्स आर डैमेज। अल्व्यूलर वॉल जो रहते हैं, ये जो अल्व्यूलर वॉल है डैमेज हो जाते हैं। अगर ये डैमेज हो गया तो भाई आपका रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये कम हो गया, अब आप ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील होगा। अगर आपको ये चाहिए तो आराम से आप सिगरेट पिया करो, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, एम्फाइसेमा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हमने ये भी पढ़ा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की वजह से भी एम्फाइसेमा होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी एम्फाइसेमा होता है। एम्फाइसेमा मतलब क्या? अल्वियोलाई के वॉल डैमेज होना। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको एमसीक्यू में ये वर्ड दिखा कि अल्वियोलाई के वॉल डैमेज हो गए तो एम्फाइसेमा मार्क करके आ जाना। अगर आपको दिखा कि भाई इन्फ्लेमेशन बता रहा है, सूजन बता रहा है ब्रोंकाई की, तो डायरेक्ट अस्थमा मार्क करके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कुछ कुछ जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे ग्राइंडिंग पार्टिकल, जैसे स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गया, तो छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल रिलीज होते हैं। जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस जहां पे होता है तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल एयर में रहते हैं, वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो इनहेल कर रहे हैं इन छोटे छोटे पार्टिकल को। ये पार्टिकल चले जा रहे हैं अल्वियोलाई में। आपका अल्वियोलाई डिटेक्ट करता है कि ये तो फॉरेन बॉडी है, ये जो फॉरेन बॉडी अब आपके लंग में आ चुकी है, लंग ट्राई करता है यहाँ पे फाइब्रोसिस करके इसको ट्रैप करने की, अल्वियोलाई के अंदर फाइब्रोसिस करा रहा है, मतलब अल्वियोलाई अब गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन सर्टन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, inhalation of particle can give rise to inflammation leading to fibrosis। अगर आपको फाइब्रोसिस दिखा तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मार्क करो, अगर आपको अल्वियोलर वॉल डैमेज दिखा तो एम्फाइसेमा मार्क करो, अगर आपको ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन दिखा तो डायरेक्टली आप मार्क कर देना कि अस्थमा ही है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन अपना कंप्लीट हो रहा है। सो इसको बार बार रिवाइज करना बेटा, और इस बार हमें नीट को फोड़ना है। अपना जो टारगेट है उसको तो पाके ही रहेंगे। ओके, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, पावर नोट्स को डाउनलोड कीजिए, इसको अभी के अभी रिवाइज कीजिए। कल भी रिवाइज करना है, परसों भी रिवाइज करना है यार, कम से कम 50 बार रिवाइज करने का टारगेट बनाओ, तब जाके नोट्स आपके माइंड में मतलब इतने छप जाएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा आपको आपके टारगेट से पाने के लिए। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू, टेक केयर।